यह एक विद्युत चुंबकीय सिद्धांतों पर प्रारंभिक कोर्स है। और इसकी शुरुआत हम दो आवेशों के बीच में लगने वाले बल से करते हैं। तो दो आवेश मानिए कि Q1 और Q2 हैं। तो एक आवेश हम यहाँ पर बनाते हैं Q1 और दूसरा आवेश Q2 और उनके बीच की दूरी R मानते हैं। यहाँ पर यह भी मान रहे हैं कि आवेश बिंदु के रूप में हैं, अर्थात आवेशों का कोई आकार नहीं है। इसलिए जब हम कहते हैं कि उनके बीच की दूरी R है, उसका मतलब यह है कि एक बिंदु आवेश यहाँ पर है और इसकी दूरी R दूसरे बिंदु आवेश से है, Q1 और Q2। प्रयोगों द्वारा ये देखा गया कि हमारे पास दो तरह के आवेश होते हैं। तो ये प्रयोगों द्वारा स्थापित है। आवेश दो तरह के होते हैं। उनको हम कुछ भी नाम दे सकते हैं और हम उनको नाम देते हैं ऋणात्मक और धनात्मक आवेश। एवं तो ये देखा गया है कि जब भी दो आवेश लिए जाएं, उनके बीच में एक बल लगता है। तो हम व्याख्या करेंगे अब आवेशों के बीच लगने वाले बल के लिए कूलॉम्ब का नियम। तो प्रयोगों द्वारा ये पाया गया कि यदि हम एक आवेश Q1 दूसरा आवेश Q2 लें और उनके बीच की दूरी R हो, तो उनके बीच लगने वाले बल का परिमाण समानुपाती होता है Q1 और Q2 के गुणा, और उसको R² से भाग कर देते हैं। तो जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी दो आवेशों के बीच में, बल कम होता जाएगा। जैसे जैसे आवेश बढ़ेंगे तो बल बढ़ता चला जाएगा। तो इसको हम उदाहरण से देते हैं। यदि आवेशों के बीच दूरी दोगुनी कर दी जाए तो उन पर लगने वाला बल 4 गुना कम हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं, जैसा कि आप पढ़ेंगे, अगर अंग्रेजी में पढ़ेंगे, इन्वर्स स्क्वायर लॉ। इसका मतलब ये है कि बल जो है वो
दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। समानुपाती नहीं बल्कि 1/r वर्ग के समानुपाती है या r स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती है। तो इसको इन्वर्स स्क्वायर लॉ बोलते हैं। और SI यूनिट्स में जो समानुपातता स्थिरांक होता है जिसको कि अंग्रेजी में हम बोलते हैं प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, उसका मान 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 होता है। तो बल का मान हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2/r स्क्वायर। तो एप्सिलॉन 0 कहेंगे हम एप्सिलॉन, और इसमें हमने एक 0 नीचे की ओर लगा दिया। ये बल का मान है। यहाँ पर Q1 या Q2 कूलम में नापे जाते हैं, R मीटर में नापा जाता है, और 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर वर्ग बटा कूलम वर्ग होता है। तो ये एक नियम है जिसके अनुसार दो आवेशों के बीच लगने वाला बल दिया जाता है, तो इसको हम बोलते हैं कूलम का नियम। अब इसको हम थोड़ा सा और गणित बढ़ाकर लिखेंगे, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं बल एक सदिश राशि है, बल एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो हमने अभी तक निकाला कि दो आवेशों के बीच लगने वाले बल का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2/r स्क्वायर होता है। इसको हम कूलम का नियम इस नाम से जानते हैं। लेकिन जैसा कि मैंने पहले कहा, बल एक सदिश राशि, इसको हम बोलेंगे अंग्रेजी में वेक्टर क्वांटिटी है। और इस कारण बल का मान और दिशा दोनों ही जानना आवश्यक है। तो जैसा कि मैंने पहले कहा कि दो प्रकार के आवेश होते हैं, धनात्मक जिसको हम बोलेंगे पॉजिटिव, और ऋणात्मक जिसको हम बोलेंगे नेगेटिव। और अब पूरा ही लिखने में कहेंगे हम धनात्मक आवेश यानी कि पॉजिटिव चार्ज, और ऋणात्मक आवेश यानी कि नेगेटिव चार्ज। तो प्रयोगों द्वारा ये पाया जाता है कि यदि हम दो धनात्मक आवेशों को ले लें, मैंने ये थोड़े बड़े करके दिखाए हैं, हालांकि ये बिंदु आवेश ही हैं, तो उनके बीच में लगने वाला बल रिपल्सिव यानी कि प्रतिकर्षण बल होता है।
इसी प्रकार यदि हम ऋणात्मक आवेश ले लें और दोनों ऋणात्मक हों, तब भी उन पर लगने वाला बल प्रतिकर्षण यानी कि रिपल्सिव बल होता है। और यदि दोनों आवेश अलग अलग हों, तो एक हम धनात्मक आवेश ले लें और एक ऋणात्मक आवेश ले लें, तब उनके बीच आकर्षण का बल लगता है। इसमें बल आकर्षण यानी कि अट्रैक्टिव बल लगता है। अब हम वेक्टर या सदिश राशियों को प्रयोग करके इस बल को ऐसे लिखना चाहेंगे कि उसकी दिशा और मान दोनों ही आ जाएं। इसके लिए हम दो आवेश लेते हैं। पहले एक हम रेफरेंस सिस्टम या कोऑर्डिनेट सिस्टम बना लेते हैं, इसमें x, y, z से उसकी दिशाएं दिखाई गई हैं और यहाँ पर मूल बिंदु या ऑरिजिन है। मान लीजिए इससे r1 वेक्टर विस्थापन पर एक चार्ज, एक आवेश q1 है और r2 विस्थापन पर दूसरा आवेश q2 है। तो q1 से q2 की दूरी ये होगी r2 माइनस r1, जो कि q1 से q2 तक का विस्थापन है। तो लगने वाला बल F बराबर होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, वो तो एक स्थिरांक है, और Q1 Q2 भी उनका गुणा करेंगे और जो दूरी है उनकी वो R2 माइनस R1, उसका जो दूरी होगी वो R2 माइनस R1 के माप के बराबर होगी और इसकी दिशा R2 माइनस R1 की ओर होगी। नीचे हम इसका घन ले लेते हैं तो आप देखेंगे R2 माइनस R1 बटा R2 माइनस R1 का घन, इसका यदि हम मान निकालें ये होगा 1/R2 माइनस R1 स्क्वायर। तो हमने जो बल है उसका मान भी ठीक निकाल लिया और R2 माइनस R1 उस बल की दिशा है। इसको हम कहेंगे Q2 पर लगने वाला बल आवेश 1 के कारण। F21 आवेश Q1 के कारण Q2 पर लगने वाला बल है। इसी प्रकार अगर मैं लिखूं F12 जो कि आवेश Q2 के कारण Q1 पर लगने वाला बल हो, तब F12 बराबर होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बटा R2 माइनस R1 का घन R1 माइनस R2, जो कि F21 का विपरीत दिशा में है। तो इससे आपको ये भी पता चलता है कि न्यूटन का तीसरा नियम भी यहाँ पर लागू होता है। तो जब दो स्थिर चार्जों के बीच में एक हम बल निकालते हैं, ये बल न्यूटन के तीसरे नियम का पालन करते हैं। अब देखते हैं कि क्या इनसे दिशा ठीक आती है। तो हम फिर से
दो आवेश बनाते हैं Q1 Q2 और Q2 का Q1 से विस्थापन R2 माइनस R1 से दिया जाता है। कैसे R2 माइनस R1 आता है ये मैं पिछली स्लाइड में बता चुका हूँ। तो अभी सिर्फ हम ध्यान देंगे कि इससे दिशा और परिमाण दोनों ठीक आते हैं। परिमाण के बारे में भी मैं बता चुका हूँ कि ये ठीक आता है। तो अब दिशा की बात करेंगे। तो F21 बराबर है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बटा R2 माइनस R1 का घन R2 माइनस R1। अब यदि Q1 और Q2 का आवेश एक ही चिन्ह धनात्मक या ऋणात्मक हो तो Q2 पर बल की दिशा R2 माइनस R1 की ओर होगी। और जैसा कि ऊपर लिखे सूत्र से आप देख सकते हैं कि Q1 और Q2 का अगर दोनों ऋणात्मक हों, दोनों धनात्मक हों, उनका गुणा करने पर हमको धनात्मक चिन्ह मिलता है और दिशा R2 माइनस R1 आती है। और इसी प्रकार से F12 की दिशा R1 माइनस R2 की ओर होगी। तो दोनों दिशाएं ठीक आ रही हैं। अब यदि हम लें कि Q1 और Q2 के चिन्ह अलग अलग हों तब Q1 और Q2 का गुणा पाने पर हमें एक जो संख्या मिलेगी वो ऋणात्मक होगी। तो F21 की दिशा R2 माइनस R1 की विपरीत होगी। ये माइनस R2 माइनस R1 विच इज जो कि R1 माइनस R2 की ओर है वो मिलेगी। तो यह आकर्षण बल दर्शाता है। इसी प्रकार F12 की दिशा R2 माइनस R1 की ओर होगी तो फिर से एक आकर्षण दिखाता है। तो हम देखते हैं कि यदि हम बल को इस तरीके के सूत्र में लिखें तो इससे दिशा और परिमाण दोनों ठीक आ रहे हैं। तो अगला प्रश्न ये उठता है, क्या इस नियम की हम पुष्टि कर सकते हैं? क्या प्रयोगों द्वारा इस नियम यानी कि कूलम के इनवर्स स्क्वायर लॉ की पुष्टि की जा सकती है? और इसका आप यदि उत्तर सोचें तो शायद आपके दिमाग में यह आएगा कि यह तो बहुत आसान है। आप शायद ये कहें कि हम दो गोले ले लेते हैं और हर एक पर कुछ आवेश दे देते हैं Q1 Q2
इन गोलों के बीच की दूरी r है। और जैसा कि शायद आपने अपने गुरुत्वाकर्षण के अध्याय में पढ़ा होगा कि अगर आप गोले लेते हैं तो उनके बीच की दूरी, उनके केंद्रों के बीच की दूरी मानी जा सकती है। तो इसमें यदि हम बल नापें के बीच बल नापें तो अलग अलग दूरी पर बल नापकर 1/r² के नियम की पुष्टि करी जा सकती है। पर इसमें थोड़ा सा अंतर है गुरुत्वाकर्षण और कूलम के नियम में। जब आप गुरुत्वाकर्षण की बात करते हैं तो जब गुरुत्वाकर्षण का बल भी लगता है तो जो इसका द्रव्यमान है इसके अंदर वो इधर उधर नहीं जाता, गोले का आकार गोलाकार ही रहता है। तो ये गुरुत्वाकर्षण के प्रयोग में होता है। इसलिए हम मान सकते हैं कि गोलों के केंद्र की दूरी r ही है, वो द्रव्यमान के बीच की दूरी है। परंतु अब अगर आप ये गोले आवेशित करें तो समान आवेशों में विकर्षण का बल लगता है। मान लीजिए कि दोनों गोले धनात्मक आवेश से चार्ज करे गए हैं तो आप देखेंगे कि धनात्मक आवेश पीछे की ओर चले जाएगा और इधर बहुत कम रहेगा। इसी प्रकार यहाँ पीछे की ओर धनात्मक आवेश चले जाएगा और आगे की ओर बड़ा कम रहेगा। और आप कोई से भी दूसरे आवेश लें ऐसा ही होगा। मान लीजिए आप एक ऋणात्मक और एक धनात्मक आवेश लें तो आप देखेंगे कि चूंकि उनमें आकर्षण का बल है तो पास में ऋणात्मक आवेश ज़्यादा होंगे और पीछे की ओर कम होंगे। तो चूंकि अब आवेश गोलों में समान रूप से वितरित नहीं है तो उनके केंद्रों के बीच की दूरी r को हम ये नहीं मान सकते कि वो चार्जों के केंद्र की दूरी है। आवेशों के बीच की दूरी ठीक प्रकार से नहीं देती। इसलिए हम इस बल के नियम की पुष्टि ये गोले बनाकर नहीं कर सकते। तो हमें कुछ और तरीका ढूंढना होगा, उसके बारे में हम अगले व्याख्यान में बात करेंगे। धन्यवाद।